नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स जो फोकस किए जाते हैं सबसे ज्यादा आईएएस की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए। तो ये इजीली कनेक्ट हो जाते हैं एसएससी और आईबीपीएस की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज की तारीख है 15 मई 2018, मंगलवार, करदम रावल। तो ये देखते हैं जो हमारा वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है 13 मई से। तो रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। जो पहले 2000 एस्पिरेंट्स हो गए उनके लिए प्राइस रहेगा 4999। उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन का चार्जेस रहेंगे पूरे कोर्स के लिए वो हो गए 9999। तो ये जो कोर्स है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं upsciexams.com के ऊपर। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस के जो जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन सभी मिल जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाइए ताकि जो अगर आप 2000 एस्पिरेंट्स के लिस्ट में आ गए तो आपको ये पड़ेगा 5000 रुपीज में, वरना आपको 10,000 रुपीज पे आउट करना पड़ेगा फॉर सेम कोर्स। और याद रखिए दोस्तों, वीडियो और पीडीएफ इसके साथ जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड टाइम एक्सेसिबल है 18 महीनों के लिए टिल 2019 प्रीलिम। तो रजिस्टर करना ना भूले। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है वो है नेशनल विंड पावर सोलर और नेशनल विंड एंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल इश्यू, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने एक नई चीज इश्यू की है, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, जो बूस्ट करेगी रिन्यूएबल पावर जनरेशन को और प्रमोट करेगी नए प्रोजेक्ट्स को। और हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो एग्जिस्टिंग वन है उन सभी को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च सम स्कीम फॉर न्यू हाइब्रिड प्रोजेक्ट अंडर दिस पॉलिसी। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो है पीवी, यानी कि विंड और पावर, जो दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हम करते हैं, दोनों को एक साथ सम अप करके वर्कआउट करना है और यहाँ पे यूटिलाइज करना है पूरी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिन्यूएबल एनर्जी, और इन माध्यम से इवन गवर्नमेंट जो है वो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएगी। तो यहाँ पे थोड़े डेटास दिए गए हैं कि किस तरह से इंडिया ने टारगेट्स वगैरह रख। तो गवर्नमेंट ने अभी जो टारगेट्स रखे वो टारगेट कुछ इस प्रकार से है कि 2020 तक हमको 175 गीगावाट, यानी कि पहले होता है मेगावाट, उसके ऊपर होता है गीगावाट, तो बहुत बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हमको ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के माध्यम से जनरेट करनी है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट हमको जनरेट गीगावोल्ट जनरेट करने हैं सोलर एनर्जी से और 60 गीगावोल्ट हमें जनरेट करने हैं विंड पावर कैपेसिटी से। तो अगर इन दोनों का आप कैलकुलेशन करके टोटल करें 100 पर 60 तो 160 होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है 175 गीगावोल्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी दिखाई देती है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर नहीं दिखता है। और जो 2017-18 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वहां पे डेटा कुछ इस तरह से निकल के आता है कि जो हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का पावर जनरेशन है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 70 गीगावाट्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। जो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट सक्सेसफुली होती है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। और गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये एम्प्लॉयमेंट फीमेल्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, जो ये गवर्नमेंट का इस मिशन के साथ में एक विजन भी है। तो दूसरा जो आर्टिकल है वो मुकुल रोहतगी को उनको अपॉइंट किया है एमिनेंट ज्यूरिस्ट की पैनल के अंदर, सिलेक्शन पैनल ऑफ लोकपाल। जो लोकपाल के लिए जो सिलेक्शन पैनल है उसके अंदर एमिनेंट ज्यूरिस्ट की पोस्ट मिली है मुकुल रोहतगी को। तो रोहतगी पहले थे हमारे अटॉर्नी जनरल थे, तो उनको अभी एमिनेंट ज्यूरिस्ट की पोस्ट मिली है। तो पीएम लेड जो हाई प्रोफाइल लोकपाल सिलेक्शन कमेटी थी उनके अंदर उनको सबसे ऊंचा पायदान मिला है। इसके अलावा जो डेथ हो गई थी हमारे एडवोकेट पीपी राव की, तो तब से ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट की जगह खाली पड़ी थी, तो अभी पोस्टिंग मिल गई है मिस्टर मुकुल को। तो मिस्टर मुकुल है, उन्होंने इससे पहले काफी सारे काम किए हैं। जो कोर्ट के साथ जो बैटल्स चल रहे थे उसमें उन्होंने काफी बार गवर्नमेंट की साइड ली है। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था वहां पर उन्होंने जो आधार की जो चैलेंजेस सामने आई थी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का सहारा दिया था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट को जो लोकपाल अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट अर्लीएस्ट करनी है तो उसके लिए अभी उनकी वहां पे पोस्टिंग हुई है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सिलेक्शन कमेटी है होती है उसके अंदर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर, तो यहाँ पे उनकी जो कमी खल रही थी वो पूरी हो गई है। तो यहाँ पे 2014 के अंदर 13-14 के अंदर लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट तो हो गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतने सालों से नहीं हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन ये उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, तो ये है कि जो ओपोजिशन के लीडर होते हैं यानी कि एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन, तो वो 16 लोकसभा से है ही नहीं। तो 2013 की जो
स्टेज है, तो वहां पे क्या है, जो लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लोकसभा के अंदर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन कमिटी कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड फॉर्म के अंदर नहीं आ रही है। जो एक्ट है उसके अंदर सिलेक्शन कमिटी के जो पीएम और सीजे और स्पीकर है उसके साथ जो अपॉइंटमेंट करनी थी वो एमिनेंट जूरिस्ट की करनी थी, उनके सिमिलर रैंक की। तो यहाँ पे जो कंप्लीट करनी है प्रोसेस, वहां पे जो कमी खल रही थी वो थी एमिनेंट जूरिस्ट की। तो अब मुकुल रोहित जी ने ये पोस्ट अपना ली है, उनको ये पोस्ट मिली है। तो देखते हैं कि अब लोकपाल का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन और लोकायुक्त का इंप्लीमेंटेशन क्यों होगा, किस तरह से होगा, तो प्रोसेस अभी सामने आएगी। ये सारी चीजें हो रही है 2019 के जनरल इलेक्शंस के वक्त। जो मैनिफेस्टो निकल के आएगा तो वहां पे बात इलाबरेट करने के लिए कि भाई हम लोगों ने ये काम कर दिए हैं, तो अभी गवर्नमेंट है एक तरह से एक्टिवेट हो गई है और सारी एक्टिविटीज फटाफट से करने के लिए जुड़ गई है। तो उसके बाद जो आर्टिकल आता है, जो करंट अफेयर निकल के आता है, वो है सवन। तो यहाँ पे सवन इज अ रीजनल नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ 8 कंट्रीज है। साउथ एशिया की 8 अलग अलग कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया है सवन। और ये क्या काम करता है इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो साउथ एशिया के कंट्रीज है, हमारे कई सारे नेबरिंग कंट्रीज है। तो ये जो है हम लोगों ने एक मीटिंग बनाई, मीटिंग की पहली दफा, और यहाँ पे 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और जो मेंबर्स थे उन्होंने अग्री किया एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करनी है। जो रीजनल बॉडी है कि काम क्या करेगी ये बॉडी की, जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम को कॉम्बैट करना है, यानी कि उसको रोकना है और वो सारी चीजों को बंद करवाना है। तो ये उद्देश्य के साथ एक मीटिंग अभी रिसेंटली हुई हिंदुस्तान के अंदर। वहां पे इन 8 में से 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन में नहीं आया था। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो है कि जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो क्राइम होते हैं और जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है इस तरह से सेटअप करनी है कि ये सारी एक्टिविटीज हम बंद कर पाए। क्योंकि ये जो हमारा रीजन है साउथ एशिया का रीजन, यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट स्पीसीज मिलती है, वनरेबल वेराइटीज मिलती है। तो वो सारे एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को इलीगली ट्रैफिकिंग होती है। तो वहां पे ये जो क्राइम है हमें रोकना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, तो हमारे साउथ एशिया के पास है। और यहाँ पे इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनल ट्रैफिकिंग और यहाँ से एक्सपोर्टिंग भी काफी ज्यादा इलीगल तरीके से होती है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना इस रीजन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें रोकने के लिए हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और हमारे हिंदुस्तान में ये मीटिंग हुई थी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है, एवरी लिविंग बीइंग के लिए ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर उनको रहने का, सस्टेन और सरवाइव करने का पूरा अधिकार है। तो ये बहुत ही नेक कदम उठाया गया है सवन के माध्यम से। इसके अलावा जो निकल के न्यूज आती है वो है हिंदी चीनी भाई भाई वाली। चाइना लॉन्च फर्स्ट इंडिया डेडिकेटेड फंड। तो यहाँ पे जो चाइना की आईसीबीसी है, जो आईसीबीसी यानी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे यहाँ पे आईसीआईसीआई है, वहां पे आईसीबीसी है, जो इंडिया की जो वहाँ चाइना की सरकार की सबसे बड़ी मार्केट में फंड देने वाली कंपनी है और वो वहाँ की गवर्नमेंट ओनरशिप वाली बैंक है। तो ये बैंक ने एक स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट फंड निकाला है कि जो चाइना के अंदर इंडियन करेंसी है, इंडियन फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगी। तो इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करते हुए ये लोगों ने ये सी चीज दिखाई है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं, चाइनीज लोग, कि गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ। तो इंडिया है वहां पे गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है कि इंडिया है वो एक ग्लोबल इकोनॉमी बन सकता है। तो अभी क्यों ना हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब अभी लोगों की आंख खुल गई। कब खुली? 15 दिनों के बाद, जब पीएम नरेंद्र मोदी और वहां के प्रेसिडेंट जिनपिंग की मीटिंग हुई थी। तो वहां के 15 दिनों के अंदर इन लोगों ने ये चीज लॉन्च भी कर दी। और ये लोग फंड है वो इन्वेस्ट करेंगे एक्सचेंजेस के अंदर, जो वहां पे यूरोप और जो यूएस है वहां पे जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर ये लोग फंड इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी जब ग्रो होगी तो ये फंड उनके बढ़ेंगे और वहां पे इनके इन्वेस्टमेंट में से इनको रिटर्न मिलेगा। तो जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में ग्रो अप करेगी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेगमेंट है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट करके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। एनर्जी है, कंजम्पशन, जो अल्टरनेटिव कंजम्पशन और एनर्जी वगैरह के जो हमारे फील्ड्स है वहां पे ये लोग
इन्वेस्ट करेंगे, रॉ मटेरियल, मेडिसिन, हेल्थ केयर और अदर इंडस्ट्रीज के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। जो यहाँ पे लास्ट के अंदर जो बात निकल के आती है वो ये, द फंड ओपन वे फॉर चाइनीज इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडेड गुड टूल फॉर लो थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। चाइना के पास बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना की तो बहुत सारा पैसा है उनके पास, काफी सारे विश्व के कंट्रीज के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आया है हमारे पास, और हमारे पास आया क्यों आया, क्योंकि हम गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो हम प्रोग्रेस करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, काफी बेहतर तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, तो हमारे पास जो एक्टिविटी है वो हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे वो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसको उनका रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसी पॉइंट से हिंदी चीनी भाई भाई समझ के चाइना वालों ने हमारे लिए एक इंडिया डेडिकेटेड फंड शुरू किया है। तो याद रखने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मीटिंग हुई है वुहान के अंदर, इनफॉर्मल समिट। तो इनफॉर्मल समिट का ये रिजल्ट निकल के आया है। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट आगे कहां तक पॉजिटिव जाता है। जो बीआरआई का इशू है वो सोल्व होता है कि नहीं, डोकलाम में शांति बनी रहती है कि नहीं, चीनियों का जो इंडिया की सरहदों पे जो इंटरफियरेंस होता है वो कम हो जाता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर कम हो जाती है और जो वीटो पावर हमें नहीं मिल पाता है चाइना की बदौलत, तो ये सारी चीजें अगर वो लोग रोक देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया चाइना से भी आगे निकल जाएगा। तो ये बात अभी देखते हैं कि किस तरह से वर्क करती है इंडिया चाइना की समिट के रिजल्ट्स अभी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे से। तो देखते हैं और क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे लिए निकल के आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों ये इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए। एक दो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर पूछे, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, और अपने दोस्तों के साथ ये करंट अफेयर शेयर करें ताकि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो उन लोगों को बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की सारी डिटेल्स उनको तुरंत मिल सके। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, भारत माता की जय।